नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हेमंत सोरेन की मुश्किलों को बढ़ाने वाली। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से हेमंत सोरेन को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने पूछा है कि क्यों न की जाए कार्रवाई खनन पट्टा मामले में। इलेक्शन कमीशन ने सीएम को यह नोटिस जारी किया है। रांची के अनगढ़ा में सीएम के नाम पर आवंटित हुआ था खनन पट्टा, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यह नोटिस दिया गया है और क्यों न कार्रवाई की जाए ये सवाल पूछे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। रघुवर दास ने मामला को सामने लाया था। बीजेपी ने राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। यह नोटिस जारी किया गया है। और झारखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या ये मानकर चलें हम कि इस वक्त इस सवाल के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। अब क्या माना जाए कि अब तक हेमंत सोरेन भले इस सवाल, जब मीडिया उनसे सवाल पूछती थी, सवाल से वो कन्नी काट रहे थे, जवाब नहीं देते बन रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग की इस नोटिस के बाद उन्हें जवाब भी देना होगा। जवाब ऐसा जिससे चुनाव आयोग संतुष्ट हो सके, नहीं तो सरकार की भी सेहत पर असर पड़ेगा। देखिए, सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने जो उनके पास राजभवन के माध्यम से जो शिकायत गई थी, उस शिकायत के ऊपर उन्होंने एक्शन लेते हुए उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर जो लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धारा है 9A, उस धारा के तहत आपके ऊपर प्राइमा फेसी ये आरोप साबित होते हैं और अगर ऐसा होता है तो आपकी सदस्यता को खत्म करने के लिए की दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अब क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए अब इनको जवाब लिख के देना होगा कि नहीं। अगर मुख्यमंत्री इस की तरफ से इस बात के लिए ये एग्री कर जाते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो फिर वो ये लिख के दे सकते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की है। और अगर उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इस एक्ट के तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो उसमें फॉल नहीं करता है, तो फिर वो अपने बचाव में वो सारी दलीलें देंगे जो दलील उनको देनी चाहिए बचाव की तरफ। संतोष, क्या वक्त दिया गया है, कोई डेडलाइन दिया गया है जिस वक्त के अंदर उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है? जी हाँ, देखिए, ये तय समय सीमा के मुताबिक इनको जवाब देना पड़ेगा और तय समय सीमा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है वो 10 मई का दिया गया है, जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं। और इसमें हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो नोटिस की कॉपी दी गई है, वो नोटिस की कॉपी की 3 कॉपियां आई हैं। एक कॉपी राजभवन को गई है, दूसरी कॉपी भारतीय जनता पार्टी को गई है और तीसरी कॉपी मुख्यमंत्री जो कि आरोपी हैं, इसमें जिनको आरोपी बनाया गया है। तो ये 3 कॉपियां इनको मिली हैं नोटिस की और इन तीनों कॉपियों में देखिए, राजभवन के माध्यम से ये इलेक्शन कमीशन को गया था और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को उजागर किया था। यहाँ एक बात और देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2 फाड़ हो गया था इस मामले को लेकर। रघुवर दास अकेले तक पड़ चुके थे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि रघुवर दास ने ये मामला जब उठाया तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपने सभी विधायकों को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि कोई भी जो विधानसभा में 1.5 महीने का सत्र चला था, इस 1.5 महीने के सत्र में 1 मिनट के लिए भी किसी ने जिक्र नहीं किया विधानसभा के अंदर। और उसके बाद ये मामला इतना तुल पकड़ा तो 2 गुट बीजेपी के अंदर जो दिख रहा था इस मामले को लेकर वो साफ है। लेकिन अब जब मामला बिल्कुल सामने आ गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस मिला है और एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, तो पार्टी इसी मुद्दे के आधार पर अब जो विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी है, एक गुट होने की कोशिश में, एक मत होने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मामला बड़ा है और इस बड़े मामले में अपना खोया हुआ जनाधार को वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि जब बड़ा मुद्दा था, उस बड़े मुद्दे पर एक राय क्यों नहीं बन पाई, क्यों सिर्फ रघुवर दास अकेले जिन्होंने इस मामले को उठाया
वो अलग थलग पड़ गए। पूरे 1.5 महीने का विधानसभा का सत्र चला, लेकिन दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष संतोष, जब भी हेमंत सोरेन से इस बाबत सवाल पूछा जाता रहा तो हेमंत सोरेन ने ये कहा कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी तथ्यात्मक कोई सच्चाई नहीं है, इस पर एक ही तरफ से जज बनने की भी कोशिश की जा रही है, माकूल बनने की भी कोशिश, सवाल पूछने वाले भी वही, जवाब देने वाले भी वही, इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस गया है तो अब सिर्फ ये कहने से हेमंत सोरेन इससे बच नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन जो भी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री झारखंड के, वो अपनी तरफ से कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगता है तो वो बात बिल्कुल अपनी तरफ डिफेंस में बहुत मजबूती से रखना चाहिए, और वो अपनी बात मजबूती से रख भी रहे हैं। अब ये तय करना होता है सामने वाले को कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व लीगल एडवाइजर एसके मोहंती जी जुड़ चुके हैं। सर, इस वक्त जो नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से हेमंत सोरेन को दिया गया है, जवाब मांगा गया है, किस तरह की परेशानी उन्हें हो सकती है, इसमें किस तरह के जवाब की अपेक्षा की जा रही है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो मेरा नाम एसके मोहंती नहीं है, एसके मेहंदी रत्ता है। माफी चाहूंगे, एसके मेहंदी रत्न जी। मेहंदी रत्ता। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नोटिस आया है, मुझे भी पता है नोटिस आज ही शायद मिला है, और क्योंकि मेरे को भी उन्होंने इस केस में सोरेन साहब ने ये किया है, तो उस नोटिस को पढ़ेंगे। उसमें 600 पेज है, वो ज्यादातर तो हिंदी में है। हमको हिंदी तो आती है पढ़नी, लेकिन उसमें पढ़ने में टाइम तो लगेगा। क्या अब उनकी आपत्ति है, क्या है? जो मोटे मोटे तरीके से जो केस है कि जी इन्होंने माइनिंग लीज ले रखी है जी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो देखा जाए तो जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि माइनिंग लीज जो है वो सेक्शन 9A जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है उसमें नहीं आती, तो जवाब देंगे उनको, फिर वो देखेंगे अपना, हमारी बात भी सुनेंगे। नोटिस का जवाब देने के बाद में हमारी बात भी सुनेंगे, सुनने के बाद में जो वो फैसला करेंगे, तो गवर्नर साहब को तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन से जाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अपना माइंड तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। हमारे जवाब के बाद में, रिटर्न जवाब में जो ओरल आर्गुमेंट्स होंगी, वो शायद दूसरी पार्टी को भी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल मैटर है। दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही इलेक्शन कमीशन फैसला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसके मेहंदी रत्न साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व लीगल एडवाइजर जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि इस वक्त अब इस नोटिस को लेकर के हर संभव जवाब देने की कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से की जाएगी, और इसे देखना होगा क्योंकि 10 मई तक की तारीख दी गई है जिसके अंदर इन्हें जवाब अब रखना है। हेमंत सोरेन पर आखिर आरोप क्या है वो जरूर जानना जरूरी हो जाता है। इस वक्त सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पत्थर खदान की लीज लेने का आरोप है। सीएम हेमंत पर खदान लेने के आरोप लगे हैं। रघुवर दास ने इस मामले को उजागर किया था। मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंचा हुआ है और आरोप है कि कल्पना सोरेन के नाम पर औद्योगिक जमीन है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पर भी खदान लेने का आरोप है। सीएम के प्रेस सलाहकार हैं, उन पर भी लीज पर खदान लेने का आरोप इसमें है। सीएम के भाई बसंत सोरेन पर भी करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। झारखंड में खदान और उद्योग विभाग दोनों ही सीएम सोरेन के पास है। खदान और उद्योग विभाग चूंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के पास है और इसीलिए अब इस नोटिस पर गंभीर जवाब की अपेक्षा इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है। और अब बात पीएम मोदी के यूरोप दौरे की, जिस पर पूरे दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी का यह दौरा तब हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध छिड़ा है। पीएम मोदी का यह दौरा कैसे अहम है, पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, यह सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि जर्मनी पहुंचने पर कैसे पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ।
बर्लिन की धरती पर दिखा भारत का रंग। कुछ इस तरह जर्मनी में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे। बर्लिन पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। बर्लिन पहुंचने के बाद पीएम होटल एडलॉन कैंपिस्की पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पहले से ही मौजूद थे। पीएम मोदी के पहुंचते ही होटल परिसर में लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने लगे। कई लोगों ने पैर छूकर पीएम मोदी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी भी बड़ी आत्मीयता से सभी भारतीयों से मिले। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी छोटे छोटे बच्चों से भी मिले। एक बच्चे ने तो पीएम मोदी को कविता भी सुनाई। पीएम मोदी ने भी चुटकी बजा बजाकर बच्चे की पूरी कविता सुनी। सबका मेल ले लो। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारे, जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। एक छोटी बच्ची ने पीएम मोदी को उनकी एक तस्वीर भी भेंट की। पीएम मोदी ने बड़ी प्रसन्नता से फोटो के साथ तस्वीर खिंचवाई, फिर फोटो पर साइन भी किया। बेटे आप साइन करवाने थे? बेटे आप फोटो निकालने साइन कर दो। पीएम मोदी जर्मनी के बाद डेनमार्क जाएंगे। 3 और 4 मई को कोपेनहेगन की यात्रा करेंगे। इस दौरान वे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पीएम इन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे और 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत के रुख को साफ कर दिया है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए
प्रतिबद्ध हैं। और अब खबर तो समझिए कि क्यों खास है पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा। साल 2022 का ये पीएम मोदी का पहला विदेश दौरा है। पीएम मोदी का यूरोप दौरा बेहद खास है। यूरोपीय संघ के लिए भारत अहम व्यापारिक साझेदार है। 2020 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच 66.6 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। इस दौरे से भारत और जर्मनी के रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे। फ्रांस के साथ और मजबूत होंगे भारत के रिश्ते। डिफेंस डील की बात करें तो डिफेंस डील भी और ज्यादा मजबूत होगी। पीएम मोदी का फ्रांस दौरे के दौरान रक्षा सहयोग और व्यापार पर पूरा जोर रहेगा। फ्रांस में पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात करने वाले हैं और रक्षा और सुरक्षा पर बातचीत करेंगे। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं। फ्रांस जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत को देता रहा है और इसके अलावा उन्नत लड़ाकू विमान राफेल भी भारत के पास पहुंच चुके हैं। बात अगर डेनमार्क की करें तो भारत के रिश्ते डेनमार्क के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारत डेनमार्क के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। 2021 और 22 की बात करें तो भारत और डेनमार्क के बीच 11,428 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार अब तक हुआ है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2021 तक डेनमार्क ने भारत में 5,318 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऐसे में दोनों ही देशों के बीच कारोबारी संबंध और प्रगाढ़ होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच हो रही पीएम मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर जो है वो टिकी हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए वैश्विक नेताओं से बात कर सकते हैं। पीएम मोदी उन्हीं देशों का दौरा कर रहे हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ रुख अख्तियार किया हुआ है और इसीलिए इस दौरे को बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण और रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए और अब बात करते हैं पीके के नए प्लान की। देश के सबसे बड़े चुनाव रणनीतिकारों में से एक हैं प्रशांत किशोर। बिहार से नई सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। प्रशांत किशोर उर्फ पीके भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसने ना तो आज तक कोई चुनाव लड़ा और ना ही कोई जीता, फिर भी करीब एक दशक से देश की राजनीतिक चर्चा में बने हुए हैं। पीके ने बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक करीब 7 पार्टियों का चुनाव लड़वाया और ज्यादातर को जीत दिलाई। लेकिन अलग अलग पार्टियों को चुनाव लड़ाने वाले पीके अब खुद जनता के बीच जाने वाले हैं, या यूं कहें कि नई राजनीतिक पारी शुरू करने वाले हैं, वो भी बिहार से। पीके ने इसका ऐलान ट्वीट करके कर दिया है। ट्वीट के जरिए अपनी भावी योजना का खुलासा करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा है कि लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास ने 10 सालों की उठापटक की यात्रा की। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूँ। जनता के मुद्दे और सुशासन यानी जन सुराज की ओर ले जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने पहले ही बता दिया था कि वो 2 मई तक अपने अगले प्लान का ऐलान कर देंगे और जब कांग्रेस से बात बिगड़ गई तो उन्होंने ऐलान कर दिया। अब प्रशांत किशोर 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे और अपने पॉलिटिकल अभियान की जानकारी देंगे। इससे पहले अगले 2 दिनों तक वो गैर सियासी लोगों, खासकर युवाओं से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार से सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां पहले से मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशांत बिहार को देंगे नया विकल्प? क्या नीतीश के करिश्मा को तोड़ पाएंगे प्रशांत? क्या तेजस्वी के समीकरण को दे पाएंगे जवाब? क्या चुनावी सियासत में सफल हो पाएंगे प्रशांत? 2 साल पहले भी एक बार कहा कि 10 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम जोड़ेंगे, क्या क्या उनकी ओर से बयान आया, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी योजना पता नहीं क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। तो फिलहाल भी कुछ बोल रहे हैं, तो पहले देखिए, तो आने तो दीजिए कि क्या है। हालांकि बिहार की सियासत का कोई भी दल प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मान रहा है।
लेकिन चुनावी रणनीतिकार के रूप में करिश्मा करने वाले पीके नेता पीके बनकर कितना सफल होंगे, इस पर सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।